नमस्कार। हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। दरअसल 75% आरक्षण प्राइवेट नौकरियों में ये सरकार का एक ऐसा फैसला है जिस पर सरकार ये कह रही है, ये मान रही है कि इससे हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, लेकिन इससे इतर भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। आज सबसे पहले हम हर पहलू को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको कंवरपाल गुर्जर का स्टेटमेंट इन 75% आरक्षण को लेकर वो सुनवाते हैं। आपकी सरकार ने 75% युवाओं को निजी क्षेत्र में जो है वो रोजगार देने हरियाणा के युवाओं को मिले, इसको लेकर एक फैसला किया है, कानून बनाया है, राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन कुछ उद्योगपति सर गुरुग्राम और फरीदाबाद के दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो उद्योगपति हैं वो ये कहते हैं कि जो टेक्निकल लेबर उनको चाहिए वो लेबर अगर हरियाणा में नहीं है तो फिर वो कैसे 75% रोजगार दें। ऐसे में तो उनको अपने उद्योगों का पलायन करना पड़ेगा अगर सरकार उन पर जबरदस्ती इस तरीके का फैसला थोपती है। आप क्या मानते हैं सर, वो अपनी जगह पे ठीक है क्या? देखिए, कानून में ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई जरूरत होगी तो उस प्रकार की छूट उनको दी जाएगी, लेकिन प्राथमिकता ये है कि हरियाणा के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो ऐसा ही हमने कानून पास किया और कहीं भी कोई समस्या आएगी, उद्योग भी अपने ही हैं और जिनको रोजगार देना वो भी हमारे अपने हैं, तो निश्चित तौर से मिलके चलेंगे। कहीं समस्या आएगी, कुछ सुधार की जरूरत होगी तो करेंगे, लेकिन जरूरत ये है पहले कि प्राथमिकता के आधार पे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी भी उद्योगपति को ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जी, प्राथमिकता हरियाणा के युवाओं को, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं ये सुनिए। ये जो है विरोधाभास की नीति जो सरकार ने अपनाई है। एक तरफ तो कहते हैं 15 साल नहीं 75% जो है नौकरी प्राइवेट कंपनी में दी जाए, जबकि जेजेपी का अगर आप घोषणा पत्र देखोगे तो उन्होंने सब सरकारी नौकरी में 75% का कहा था। वो तो वायदा तो इनका है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो दो मिसाइल है वो 15 साल से घटा के 5 वर्ष कर दिया। इसका मतलब जो किसान हरियाणा के जो मूल निवासी हैं उनके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इधर गुरुग्राम में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनीज ने फैसले को लेकर हरियाणा सरकार से अपील की है। नेस्कॉम की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार अपना 75% रोजगार संबंधी कानून नहीं बदलती है तो 400 से 500 कंपनियां, जिसमें आईटी, बीपीओ, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के साथ साथ गारमेंट्स उद्योग भी पलायन के लिए मजबूर हो जाएगा। जो हमारे प्लान थे एक्सपेंशन के, वो तो फॉर श्योर अब हम गुड़गांव में एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम बाकी राज्य में एक्सपैंड करेंगे। और कुछ कंपनीज ने तो यहां तक भी कहा कि हम ये कंसिडर करेंगे कि अपने जो ऑपरेशंस गुड़गांव से हम चला रहे हैं उसको हम यहां से शिफ्ट कर लें। तो मेरे हिसाब से, नेस्कॉम के हिसाब से, ये एक बहुत नेगेटिव स्टेप है। और जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो दूसरी तरफ हरियाणा राज्य सरकार ऐसे कानून लाके जो अपनी एक गुड़गांव की एक इमेज थी, और ये यहां तक कहा जाता है कि गुड़गांव दुनिया का बीपीओ कैपिटल है, उसके लिए जो ये स्टेप ले रही है वो एक नेगेटिव स्टेप रहेगा। इनके मुताबिक नेगेटिव स्टेप है, लेकिन करनाल के उद्योगपति खुश हैं सरकार के इस फैसले से। हमारे सीएम साहब ने जो 75% का आरक्षण दिया है, जिसके भी हरियाणा के ही हमारे कर्मचारी, हमारे साथी, हमारे सहयोगी बेरोजगार लोग 75% आए और हमारी बेरोजगारी घटेगी। इससे और हमें हरियाणा को उन्नति होगी, फायदा होगा। हरियाणा सरकार ने जो ये फैसला जी, तो ये दोनों ही पक्ष यहाँ पर सामने हैं और इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मिलवा देता हूँ आपको, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमनदीप केसरी साहब इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राय सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दीप कमल सहारन भी हमारे साथ थोड़ी देर में जेजेपी की तरफ से जुड़ जाएंगे, उनका भी जुड़ गए। दीप कमल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रवीण अत्री जी, नेस्कॉम की तरफ से जो एक स्टेटमेंट सामने आया कि एक नकारात्मक कदम है, नेगेटिव स्टेप है और 400 से 500 कंपनीज पलायन करने को मजबूर हो जाएंगी। देखिए साकिब, जहां तक नेस्कॉम की चिंता या नेस्कॉम की जो नाराजगी है, अगर जरूरत पड़ी तो हम नेस्कॉम के जो अध्यक्ष हैं यूवी प्रवीण राव, उनसे भी इस विषय पे बात करेंगे।
लेकिन मैं यहाँ ये बताना बहुत जरूरी समझता हूँ नहीं, कि एक ये चीज कानून एक लाने चीज से सर, पहले एक चीज अत्रे साहब, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि जब समस्या होती तब बातचीत करेंगे। इसी तरीके से कृषि कानून पर हो गया, किसान कह रहे पहले बात नहीं की, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ भी साकेत भाई, दिक्कत होगी तो नेस्कॉम के समस्या ये अध्यक्ष से नहीं भी है। बातचीत कर नहीं लेंगे। नहीं, सुनिए सर सुनिए सर सुनिए पहले साकेत क्यों भाई, नहीं बातचीत कर भाई लेते हैं, सुनिए। बाद में ये समस्या, ये सिचुएशन ऑकर होने क्यों देते हैं? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि साकेत ने मेरी बात पूरी हुए बिना ही अपना कमेंट पास कर दिया। पहले बात तो पूरी होने देते, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं पहले वो सुन लेते। मैं ये कह रहा हूं करेंगे अगर जरूरत महसूस हुई, लेकिन ये कानून लाने से पहले 8 दौर की वार्ता हुई, अलग अलग उद्योग संगठनों से इसके विषय पे चर्चा हुई, व्यापारियों से चर्चा हुई, बाकायदा मारुति के चेयरमैन भार्गव साहब से चर्चा हुई, एस्कॉर्ट के चेयरमैन नंदा साहब से चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि किसी चर्चा के बिना ये कानून आ गया, पहली बात। इसलिए मैंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी प्रवीण राव से भी बात करेंगे, क्योंकि विषय यहाँ पे क्या है, जो मैंने उनके प्रतिनिधि की बात सुनी, मुझे ये महसूस हुआ कि कानून की या तो पर्याप्त जानकारी का अभाव है, कानून में क्या है, कहीं ना कहीं उसकी मिस इंटरप्रिटेशन का भी सवाल मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए, अभी आप एक सवाल पवन पूछ रहे थे शिक्षा मंत्री जी से, और उसमें पवन ने सीधा जो सवाल पूछा था वो टेक्निकल लेबर की बात थी, जबकि ये जो कानून है ये सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्क फोर्स उसके अंदर, क्योंकि इसमें बाकायदा ये रिलैक्सेशन उद्योगों को दी गई है कि अगर कोई ऐसी वर्क फोर्स जिसकी उपलब्धता हरियाणा में नहीं है तो उनको उसकी इजाजत है, बंदिश नहीं है, उनको उसकी जानकारी देनी होगी। और दूसरी बात, जो उद्योगों की चिंता की बात है साकेत भाई, जब सरकार ये तक कह रही है कि जो उद्योग 50% से ज्यादा हरियाणा के स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, 48,000 रुपया प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। सरकार उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन जो सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का दायित्व भी है वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार की उपलब्धता, और ये अधिकार सरकार को संविधान के अंतर्गत ही मिला हुआ है। इस बात को भी बड़ा समझना जरूरी है। ये सरकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार की उपलब्धता हो, और साथ में उद्योग जो है उन उद्योगों का उत्थान हो, उद्योग आगे बढ़े, उसके लिए उनको प्रोत्साहन मिले। दोनों काम पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, जरा कांग्रेस को चर्चा में लेकर के आते हैं। राय सिंह जी। राय सिंह जी बोलिए। शब्दों में जिस प्रकार सरकार की डुलमुल नीतियों का और दिशाहीन नीतियों को एक नए तरीके से घुमा फिराकर वही बात दी, दूसरी तरफ आप हरियाणा के माननीय मंत्री जी का बयान देखिए कि वो कुछ स्पष्ट करने से पहले ही अपनी कमी को छिपाते हुए क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट नहीं कर पाए। और यही बात हरियाणा प्रदेश के युवाओं की, हरियाणा प्रदेश के युवाओं के हितों को, इनके कौशल को, इनकी उच्च कोटि की शिक्षा को प्रदेश सरकार ने पिछले 6 वर्षों से पहले ही कई भर्तियों में कई तरीके से उनको कमजोर किया। अभी बात कर रहे हैं पिछली भर्ती में नहीं जाएंगे हम केवल जो पीछे रिजल्ट सरकार आए थे। आप देखिए कि एसडीओ की भर्ती में मात्र 22% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे पाए। क्या हरियाणा में कौशल की कमी है? क्या नीति की कमी है? ये कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय मोदी जी सत्ता में आए थे, किस प्रकार से इन्होंने कौशल क्रांति को लेकर बात रखी थी, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कौशल क्रांति, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे। आज कौशल क्रांति के जिला मुख्यालयों पर अपने चहेतों को सेंटर जो है, जो केंद्र हैं वो निर्धारित किए हैं, वो बिल्कुल धड़ल्ले से एक तरफ बिल्कुल भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं। नकली तरीके से, फर्जी तरीके से केवल अपने लोगों, आरोप है मेरा कि हरियाणा प्रदेश के लगभग 1 दर्जन ऐसे सेंटर हैं जो कौशल क्रांति के अधीन इन्होंने अपने लोगों को दिए हैं, और उन पर कि 75% आरक्षण को लेकर के आप सहमत हैं सरकार के इस फैसले से? मैं आपकी बात चाहता हूं साकेत जी, जहां तक 75% नहीं, हम चाहते हैं कि 100% हरियाणा के युवाओं को उनका हक अधिकार मिले, लेकिन सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार अपनी सरकारी नौकरियों में तो हरियाणा के युवाओं को लगाते नहीं,
और रही बात रोजगार देने की तकनीकी शिक्षा में, जिस प्रकार तकनीकी शिक्षा का हरियाणा के अंदर एक करके देखिए 14% जो रिजल्ट आया, 14 से 28% इनके सरकारी पॉलिटेक्निक का बच्चों के रिजल्ट आया है, और जो सहकारी संस्थान साथ साथ इनके पॉलिटेक्निक चल रहे हैं उनका 14 से 32 आया है। 1 दर्जन से अधिक जो पॉलिटेक्निक हैं उन्होंने आवेदन दिया है कि हमारे कॉलेज की मान्यता रद्द कर दो, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं है। तकनीकी शिक्षा का पूरे प्रदेश के अंदर हालत बड़ी खराब है, और प्रदेश कांग्रेस इस बात के पक्षधर है कि हरियाणा के युवाओं को 100% रोजगार मिले, लेकिन सरकार अपनी एक बार जरा अमनदीप केसरी जी के पास चलते हैं। अमनदीप जी, आप लोग तो हरियाणा के युवाओं को और प्रमोट करने की तरफ चल रहे हैं, तो आप लोग तो खुश होंगे ना? नेस्कॉम की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, आपको लगता है कि वो कोई डराने वाला एक स्टेटमेंट है? एक और नया कानून ला दिया गया है, हम बिल्कुल पक्षधर हैं कि हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, हरियाणा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। लेकिन ये जो कानून है, इससे फायदा तो बाद में होना था, नुकसान दिखना पहले शुरू हो चुका है। और फायदा, जैसे कि मेरे साथी भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि केवल अनस्किल्ड वर्कर के लिए है। क्या आप हरियाणा के युवा को ये समझते हैं कि भाई वो पढ़ा लिखा कम है, उसके पास डिग्रियां कम है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज कम है, उसके लिए ये कानून लाया गया केवल अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए, अनस्किल्ड लोगों के लिए, युवाओं के लिए। और उससे बड़ी बात कि नास्कॉम ने ये बोला, जबकि मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 8 दौर की वार्ता हुई है उन लोगों के साथ जो इंडस्ट्री बॉडीज आई हैं। इनको यही नहीं पता कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बॉडी, सबसे बड़ा सेक्टर है जो आईटी हब है, और उसकी सबसे बड़ी देश की बॉडी नास्कॉम से कंसल्ट ही नहीं किया गया। केवल मेरे साथ प्रवक्ता के अध्यक्ष का नाम करके वो हमें यहाँ बता रहे हैं, अरे भाई आपके 8 दौर की वार्ता में जो आपके पास सबसे ज्यादा बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट करता है जो सा सेक्टर, उससे आपने पूछा ही नहीं ये बात। और बीपी, जैसे कि उन्होंने नास्कॉम के प्रवक्ता ने बताया कि गुड़गांव जो है बीपीओ केपीओ कैपिटल हब है, और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें बहुत सारे अनस्किल्ड, जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकली बीटेक या एमटेक करके हुए युवा आए, उसमें काफी सारे अनस्किल्ड जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उनको भी बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा था। इस तरह की तुगलकी जो फैसले हैं वो नहीं है इस सरकार के लिए। और हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनके जो इस तुगलकी फरमान से ये साबित हो गया, बड़े नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। कभी हरियाणा में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कभी हरियाणा में वो ज्यादा देर तक रुके नहीं, उनको हरियाणा के मुद्दों की ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं एक और पॉइंट यहाँ पर बता देना चाहता हूँ साकेत जी, आप पूरे नेशनल लेवल का डाटा उठाइए, हरियाणा का युवा बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत स्किल्ड है। आप चाहे यूपीएससी की परीक्षाओं में देखिए, चाहे आप सेंट्रल लेवल की और की भी परीक्षाएं हैं, उसके अंदर कितना % हरियाणा के बच्चे उत्तीर्ण करते हैं, कितने ज्यादा इंजीनियरिंग कोर्सेज में हरियाणा के बच्चे हैं। और ये समझते हैं कि हरियाणा के युवा जो है अनस्किल्ड है, इनको तो करना चाहिए था और बढ़ावा दें गुड़गांव जैसे हब को, लेकिन इन्होंने ऐसे जो है मैं कहूंगा कि गलत कानून ला करके और ज्यादा इंडस्ट्रियल बॉडीज को डरा दिया है। ठीक है, जरा चलते हैं दीपकमल सहारण जी के पास। दीपकमल जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस बात का जिक्र अमनदीप केसरी साहब कर रहे हैं कि नेस्कॉम से भी कंसल्ट करना चाहिए था? देखिए साकेत, इस बात से पहले मैं एक बार अमन केसरी जी से ये पूछ लेता हूँ कि इन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी नेता हैं, तो आज के दिन नॉन सीरियस के बारे में कौन से नेता को कहा जाता है, ये वो भी बता दें एक बार, बाकी आप भी जान कर लें। उन्होंने कहा कि दुष्यंत जी हरियाणा में पढ़े नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि MA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसाब से उन्होंने की है। एक बार अमन केसरी जी पता करें कि अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, वो हरियाणा से पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं। अगर इनको ना पता चले तो मैं बता दूंगा उन्होंने कहां से, कौन से विश्वविद्यालय से की है, वो हरियाणा का नहीं। दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के हितों को लेकर 5 साल संसद में और अब 1.5 साल से चंडीगढ़ में हरियाणा की सरकार का हिस्सा बनकर जो काम किए हैं, वो इनके नेता सारी उम्र में नहीं कर पाए हैं अब तक, और ना कोई उनकी नीयत लगती है। ये अपनी राजनीतिक भड़ास जो है हरियाणा के युवाओं के रोजगार के मामले में भी निकालेंगे, पत्रकारों पर भी निकालेंगे, किसी बार में जनता टीवी के शशि रंजन जी के बारे में भी कुछ बुरा भला कहेंगे, कुछ और पत्रकारों को भी
आड़े लेने की कोशिश करेंगे कि उनके बारे में भी कुछ और बात कहकर और उनको चुप करवा दिया जाए। अब ये स्पष्ट ये नहीं है कि ये हरियाणा के 75% रोजगार मिलने के पक्ष में है प्राइवेट सेक्टर में या नहीं है। 1 मिनट में ये इंडस्ट्री के पक्षधर हो जाते हैं, उनके हित की बात करते हैं। अगर आप उनके हित में हैं तो एक बार कहिए कि आपको इंडस्ट्री की ज्यादा चिंता है, रोजगार की चिंता नहीं है। तसल्ली से एक बार ये बात कह कर देखिए। एक बार 1 मिनट में उस पलड़े में खड़े हो जाएंगे, फिर दूसरी तरफ इस पलड़े में खड़े हो जाएंगे। कितनी तरकीब बात इन्होंने कह दी है। ये रोजगार पैदा करना चाहते हैं इंडस्ट्री को खत्म करके। ये तर्क है इनकी बातों में। हद होगी यार। तो आप रोजगार पैदा करेंगे इंडस्ट्री खत्म करके। एक बार आप कहिए, कौन सा तर्क है इसमें मेरे भाई? आपको कि इंडस्ट्री के आपको चिंता है, रोजगार की चिंता नहीं है। हरियाणा के युवा को रोजगार तब ज्यादा मिलेगा जब इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। एक बार आप इंडस्ट्री खत्म करके युवा को रोजगार देंगे। एक मिनट चुप हो जाइए। ये देखिए मेरे भाई, इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि इनको नॉन इनको चुप करा लो यार। ये क्या है? ये क्या तरीका है? ये मैं भी सुन रहा था ना 2 मिनट से आपकी फालतू बातें। कौन से ढंग की बात कही आपने? हरियाणा से पढ़े दुष्यंत चौटाला कि नहीं दुष्यंत चौटाला? मैंने आपको बताया। आप बताइए अभय चौटाला कहाँ से पढ़े? बताइए। अरे भाई ऐसे एक बार बताइए अभय चौटाला ने ग्रेजुएशन कहाँ से की है? ऐसे तो बहुत नेताओं में आपके पीएचडी भी की हुई है। आपके ऐसे नेताओं ने बहुत पीएचडी की है। ठीक है, इधर उधर की बात छोड़ करके दीपकमल जी, फालतू शब्द कहा तो जानबूझकर कहा। आपको दीपकमल जी, ठीक है, छोड़िए किसने कहाँ से पढ़ाई की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो जिस बात का जो एक वैलिड पॉइंट अमनदीप जी उठा रहे थे कि क्या नेस्कॉम से चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? तब इनका वक्त आएगा कभी जो आना नहीं है। तो ये नेस्कॉम, सीआईआई और इंडस्ट्री की चिंता पहले करें, हरियाणा के युवाओं की चिंता बाद में करें। हम पहले हरियाणा के युवाओं की चिंता करेंगे, हरियाणा के किसानों की चिंता पहले करेंगे। नहीं तो दीपकमल जी, अगर कंपनियां यहाँ से चली जाएंगी तो नौकरी कहाँ देंगे? कंपनियां चली जाएंगी तो नौकरी कहाँ देंगे? कोई नहीं इंडस्ट्री जाएगी, कोई भी इंडस्ट्री नहीं जाएगी। तो नेस्कॉम की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, आप उसे हल्के में लेते हैं या नजरअंदाज करते हैं? बिल्कुल हल्के में नहीं लेते हैं। उनकी जो चिंता है उनको बैठकर समझा देंगे, उनको तसल्ली से उनके कोई तो यही सवाल तो अमनदीप जी पूछ रहे हैं कि नेस्कॉम से 8 दौर की वार्ता में नेस्कॉम क्यों नहीं था? देखिए 8 दौर की वार्ताएं हरियाणा सरकार के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हुई है, जिन्होंने ये पॉलिसी, जिन्होंने ये कानून बनाया है। और उसमें जो सभी मुख्य संगठन है इंडस्ट्री के, उनके प्रतिनिधि उसमें शामिल थे। बड़े बड़े औद्योगिक घराने को लेकर भी शामिल थे। अब भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थान है, चाहे फिक्की हो, चाहे नेस्कॉम हो, चाहे सीआईआई, सबको चिट्ठी गई है पिछले 15 दिनों में ये कानून बनने के बाद कि अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो हम अगले हफ्ते तो दीपकमल जी, यही तो चीज मैं प्रवीण अत्रे से पूछना चाह रहा था ना। यही चीज मैं उनसे भी पूछना चाह रहा था कि कानून बनने के बाद आप चिट्ठी भेज रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर पहले क्यों नहीं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती अगर पहले चर्चा हो जाती। ने बताया तो आपने उनकी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने बताया आपको कि 8 दौर की राउंड हुई। नहीं तो नेस्कॉम नहीं था ना सर उसमें जिसको ऑब्जेक्शन हुआ? नेस्कॉम को या तो फिर आप लोग दोयम दर्जे में समझते हैं कि नेस्कॉम इज नॉट नेसेसरी फॉर द डिस्कशन। आप लोग ऐसा मानते हैं कि उनसे वार्ता, उनसे बातचीत की कोई जरूरत, अहमियत नहीं है? अगर मैं नहीं कह रहा हूं कि नेस्कॉम था या नहीं था, अगर आप श्योर हैं तो मैं प्रवीण अत्रे जी ने कहा ना, प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि हाँ नेस्कॉम नहीं था उसमें मारुति जैसी कंपनी थी। तो मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूँ कि वो अब आ जाएंगे। उससे उनके अलावा भी तो संस्थाएं होंगी। तो फिर तो रायता तो फैल ही गया ना, रायता तो फैल ही रहा है। अगर एक संस्था ही सब कुछ हो तो फिर अलग अलग संस्थाएं बनाने की जरूरत सर उसके नेस्कॉम के अंडर में कम से इतना तो आपको भी पता होगा दीपकमल जी कि कितनी कंपनियां नेस्कॉम के अंडर में एक तरीके से उसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए जुड़ी हुई है, उनके अंडर मत कहिए उनको। हाँ मैंने वही कह रहा हूँ कि इसके साथ जुड़ी हुई है। उनका संगठन है, उनकी राय है, उनकी कोई चिंताएं हैं। वो तो ये कह रहे कि 400 से 500 कंपनियां ऐसी हैं जो नोएडा या राजस्थान जा सकती हैं। तो 500 की लिस्ट बना के दिया क्या उन्होंने आपको? तो आपके लिए उनका स्टेटमेंट मैटर नहीं करता? उनकी तरफ से एक एफिडेविट देख लीजिए 500 का मंगवा कर। नहीं आपके लिए उनका स्टेटमेंट मैटर नहीं करता। अगर वो 400-500 कह रहे हैं तो आपको लगता है कि वो फेक आंकड़ा दे रहे हैं? तभी तो कह रहा हूँ कि उनको बातचीत के लिए बुलाएंगे। बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ बातें अपनी भी कह रहे थे, मैं उनको 2-3 चीजें याद दिला देता हूँ साकेत आपके माध्यम से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी सरकार में लोकसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए वोट लेने के लिए हफ्ता पहले जाटों को आरक्षण दिलवाया, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ध्वस्त हुआ। ये होती है गलत तैयारी, वोटों के लिए कदम उठाने का तरीका। इन्होंने SYL नहर, हांसी बुटाना लिंक नहर का वो हाल कर दिया कि कानून में जाकर, अदालत में जाकर राजस्थान ने और पंजाब ने इनकी हांसी बुटाना लिंक नहर पर ऑब्जेक्शन लगा दिया।
ये होती है गलत तैयारी कि सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च ठीक है, करके एक बार अमनदीप जी कुछ कह रहे हैं, फिर यात्री जी आपके पास आता हूँ। अमनदीप जी बोलिए, और जब उसको अमनदीप जी बोलिए। जब उसमें पानी डालने का टाइम आए तब पंजाब ऑब्जेक्शन लगा ये पूछ लीजिए कि आईटी सेक्टर का, बीपीओ हब का हरियाणा की रेवेन्यू के अंदर और रोजगार के अंदर कितना बड़ा हिस्सा है, जिसको आपने इग्नोर कर दिया। आईटी सेक्टर बीपीओ का कितना बड़ा हिस्सा हरियाणा की रेवेन्यू के अंदर भी है और रोजगार के अंदर भी है। तभी तो आपने गुड़गांव में जाके रोजगार मेरा अधिकार का जो है नारा दिया था ना। गुड़गांव किस लिए फेमस है? उस इतने बड़े सेक्टर को ये नासकॉम को इग्नोर ही कर देते हैं और फिर ये बात करते हैं हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की। जवाब लेते हैं और फिर ये तरक्कीन भी नहीं बताते इस बात को। प्रवीण अत्रे जी, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। लेकिन मुझे कई बार क्या होता है कि जब अमनदीप कोई तर्क करता है तो मुझे अमनदीप पे विशेष तौर पे प्यार जरूर आता है, क्योंकि भाई है छोटा। अमनदीप जी, अब मैं जो बोलूंगा उनको नोट कीजिएगा। आपने बोला नेस्कॉम जो है वो भारत का सबसे बड़ा संगठन है उद्योगों का, ये आपकी जानकारी गलत है। पूरा नेस्कॉम के टोटल 1500 सदस्य हैं। अरे आप बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो, अरे बीच में ना बोलो भाई, अरे बीच में ना बोलो भाई, आपको ज्ञान ही नहीं ना। अरे बीच में मत बोल भाई। मैं वही कह रहा हूँ अमनदीप भाई, तू छोटा भाई है, तेरी जानकारी बढ़ा रहा हूँ, आगे तेरे काम आएगी आगे। मात्र 1500 सदस्य हैं नेस्कॉम के। सुन लो पहले, आप बीच में ना बोलो। 1988 में नेस्कॉम बना था, नंदन नीलकेणी जी, वक्त का मैं इतना बस। साकिब भाई आप जो बार बार अजीत कमल से सवाल पूछ रहे थे ना कि नेस्कॉम से आपने कंसल्ट क्यों नहीं किया, ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि नेस्कॉम एक्चुअल है क्या। नहीं, आप उसकी स्थापना दिवस में चले जाएंगे, आप सीधा सीधा बताइए ना, क्यों नहीं बुलाया बता रहा हूँ। ये जो कानून है साकेत भाई, 50,000 से कम सैलरी जिस जॉब के अंदर है, पहली इस बात को समझिए। मैंने शुरुआत में बोला 50,000 से कम तनख्वाह, दूसरा सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। और जो नेस्कॉम है ये रिप्रेजेंट करता है आईटी और बीपीओ को। नंदन नीलकेणी जी ने 1988 में बनाया था ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने बेंगलोर से चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसका इतिहास। 1500 सदस्य पूरे देश में इसके। पॉइंट ये है कि मैंने इतना कि अगर जरूरत लगी, क्योंकि आपने कहा कि नेस्कॉम की नाराजगी, आपने शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने इतना कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उनसे भी बात कर लेंगे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए, शुक्रिया आप सबका, आप चारों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि जरूरत क्यों आने देती है सरकार, कि जरूरत अगर पड़ी तो फिर उसकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, पहले क्यों रायशुमारी नहीं की जाती है। इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।